तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो रहेगा एनजी ट्यूब से फीडिंग कैसे करते हैं। इनकी किसी पेशेंट को एनजी ट्यूब लगा रखी है, अब अपन को उसको फीड देना है, इनकी गवाज करना है। तो एनजी ट्यूब से अपन किस तरीके से गवाज कर सकते हैं उसके बारे में जो है अपन चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे और टोटल जो है क्लिनिकल बेस्ड करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यही रहेगा। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ही यही है कि जो पेशेंट को अपन फीड देंगे वो अपन फीड कैसे देंगे, किस मेथड से देंगे, करेक्ट पोजीशन क्या रहेगी और क्या क्या चीज़ें हम जो है दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम जो है फीड देंगे वो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि जब ट्यूब है, ये जो ट्यूब है इस ट्यूब में जो है लिक्विड ही जाएगा, लिक्विड के अलावा तो क्या जाएगा। तो हम जो भी फॉर्मूला बनाएंगे, जो भी फीड बनाएंगे वो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए और लिक्विड को हम इसके अंदर क्या करेंगे, पोर करेंगे। अब इसमें यदि कोई मेडिसिन भी देनी है तो भी हम उसका पाउडर बनाएंगे, एक कप में पाउडर बनाएंगे और उस फीड के साथ में या वाटर के साथ में उसको क्या कर देंगे, गोल बना के इसको पोर कर देंगे। तो जो भी गवाज करना है, जो भी फीड देना है वो हम इस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए दे सकते हैं। अब देखिए, ये ट्यूब उन पेशेंट के लगी रहती हैं जिन पेशेंट का ओरली वो खुद नहीं ले पाते। ज़्यादातर ओरल कैंसर के पेशेंट, पोस्ट ऑप के पेशेंट या फिर जिनको डेंटल का सर्जरी हो रखा है या हेड एंड नेक के पेशेंट्स, हेड एंड नेक के पेशेंट जो है उनमें मोस्टली ये जो ट्यूब है लगा रहता है। इनकी हॉस्पिटल में भी लगा रहता है, हॉस्पिटल के बाद में भी लगा रहता है। ये सबसे बड़ा जो अहम रोल है, यानी कि जब भी पेशेंट ट्यूब लगा हुआ है, कई पेशेंट को हम ट्यूब के साथ में ही डिस्चार्ज करते हैं और कई के अटेंडर को हम समझाते हैं, यानी कि उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आप भी घर पे किस तरीके से जो है आप फीड ले सकते हैं। कई सारे जो पेशेंट हैं उनके जो अटेंडर है, घर वाले हैं, वो इतना अच्छा समझते हैं, इतना अच्छा करते हैं सिर्फ मात्र उसको एक बार एजुकेट करने से। तो उनको क्योंकि ओरली वो नहीं ले पा रहे, ओरली वो टॉलरेंसेबल नहीं है, तो हमें उसको फीड देना पड़ेगा। अब देखिए, भगवान ने हमें, नेचर ने बनाया, हम खुद से खाते हैं, जब भूख लगती है तब खाते हैं, जब हमारी इच्छा करती है तब खाते हैं। अब ये काम बाईपास हो गया, ये काम बाहर से हो गया, तो इस चीज़ में हमें सावधानी भी रखनी है। इनकी ये थोड़ा नेचुरल कम है, तो नेचुरल चीज़ कम है तो हो सकता है पेशेंट में जो शुगर लेवल है वो अप भी हो सकता है, वो डाउन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो सकते हैं, फीड ज़्यादा भी हो सकती है ना, कम भी हो सकती है। तो ऑल आर ऑब्जर्व करना है, हमें मॉनिटर करना है कि पेशेंट को किस तरीके से हमें इलेक्ट्रोलाइट देखना है, कितना फीड देना है, इंटरमीडिएट देना है, कंटिन्यू देना है। कई सारे जो वार्ड में पेशेंट होते हैं जो कंटिन्यू फ्लो के साथ में रहते हैं, इनकी ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे हम जो आईवी सेट से पेशेंट को फ्लूइड चढ़ाते हैं वैसे ही हम एनजी ट्यूब के साथ में उसको कनेक्ट कर देते हैं और पूरा जो है वो फीड बना देते हैं और उस फीड को आईवी स्टैंड पे उस बैग को हैंग कर देते हैं और उस फीड को पर आवर के हिसाब से 70, 50 जितने भी अपन जो देना है उसको फ्लो रेट से सेट करते हैं और कंटिन्यू जो है उसका वो है ग्लूकोज मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं हमें उसको ध्यान रखनी है और जो भी ओरल मेडिकेशन टैबलेट वगैरह है वो भी हमें इस ट्यूब के जरिए दे सकते हैं। मेन जो अपना पर्पज है, मेन जो रोल है वो है इसका गवाज करना, यानी कि मेन है इसका गवाज करना, यानी कि फीड को देना, यानी कि फीड हम देंगे, दवाई देंगे और इससे उसको सफिशिएंट जो है न्यूट्रिशंस होना चाहिए। भाई ऐसा फीड या ऐसा फॉर्मूला अपन उसके लिए बनाएंगे जो उसमें सफिशिएंट हो, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो, उसकी एनर्जी को बराबर जो है उसके फुलफिलमेंट करता हो, इसके अलावा जो पेशेंट्स के इलेक्ट्रोलाइट्स को बिल्कुल मेंटेन रखता है, या फिर पेशेंट को हमें इस तरीके के पेशेंट को हमें देखना है, पेशेंट का कॉन्शियसनेस को भी चेक करना है। देखो ज़्यादातर अपन पेशेंट को जो ये फीड देते हैं है ना, एनजी ट्यूब से फीड देते हैं, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, लॉजिकल बात कह रहा हूँ कि जो पेशेंट को अपन फीड देते हैं वो पेशेंट कॉन्शियस होते हैं। यदि पेशेंट कॉन्शियसनेस उसका गड़बड़ है तो ज़्यादातर अपन जो है पेरेंटल रूट देते हैं।
फिर है ना उसको इंजेक्शन के जरिए इनकी आईवी लाइन या सेंट्रल लाइन के जरिए हम जो है उसको फीड देते हैं। ये वो पेशेंट है जो कॉन्शियस है ना, तो कॉन्शियस पेशेंट के लिए अपन ये जो है सारा उसको मेडिसिन जरा फीड ये सब अपन उसको देते हैं। ये इसका मेन पर्पज है। देखिए अगली जो मेन बात है, देखो असली जो बात है आपके जो दिमाग में कीप इन योर माइंड से है, ये मेरे को आपको बतानी है कि एंश्योर द राइट प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। हमें सबसे पहले किसी भी पेशेंट को अपन को फीड देने से पहले हमें उस पेशेंट का क्या करना है, राइट ट्यूब का प्लेसमेंट, यानी कि जो ट्यूब है, जो एनजी ट्यूब है वो करेक्ट है कि नहीं, यानी कि उसका जो पोजिशन है वो स्टमक के अंदर है कि नहीं। तो अब हर वक्त तो हम पेशेंट को कन्फर्मेटरी टेस्ट एक्सरे सियाम लाके उसको बेड पे एक्सरे तो नहीं कर सकते। एक बार ट्यूब चली गई उसके बाद में हमें रफली आइडिया देते हैं। हम ज़्यादातर जो है एयर को फिल करते हैं सिरिंज के अंदर और हम उसको वो साउंड से सुनते हैं। जैसे अपने प्रीवियस जो लेक्चर में बात की थी कि ये जो एनजी ट्यूब है, देखिए एक और बात बता देता हूँ, ये जो एनजी ट्यूब के इसके दो होल हैं, एक ये आगे वाला है, एक ये आगे वाला है, इसमें सिरिंज सेट होती है, और एक इसके अंदर है, ये इससे हम जो है आईवी जो है या जो अपन जो फीड दे रहे हैं एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप सेट करेंगे, वो जो है ट्यूबिंग जो है इसके अंदर लगेगी। अब इस पेशेंट को ये वाला जो लॉक है ये बंद रखेंगे, अब इसमें जो है सिरिंज को अटैच कर देंगे और सिरिंज में एयर को लोड किया और एकदम से उसको पुश करना, एकदम से पुश करेंगे, यहाँ स्टेथोस्कोप रखेंगे तो एक वुश साउंड होगा। तो वुश साउंड जब आएगा तो हमें लगेगा एपिगैस्ट्रियम रीजन के अंदर जो ट्यूब है उसका जो है करेक्ट प्लेसमेंट है। तो ये बात हमें उस वक्त फीड देने से पहले क्या करनी है, चेक करनी है। तो ये हमें देखना है कि ट्यूब का करेक्ट प्लेसमेंट है कि नहीं है। फिर आपने देख लिया कि वो साउंड बराबर है, तो टेक केयर टू अवॉइडिंग द एयर एंट्री ऑफ डस्ट। देखिए, और कुछ जो बच्चे पीछे बोलेंगे कि सर कि इसके अंदर हवाई लोड क्यों करते, पानी लोड करके क्यों नहीं देख लेते, है ना। तो हर वक्त जो है हवा लोड करके क्यों देखते हैं। देखो मान लीजिएगा एक्सीडेंटली ट्यूब है जो डिस्प्लेसमेंट है, इनकी जो स्टमक के अंदर नहीं है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली गई है या इसोफेगस में, तो आप जैसे ही उसको यदि फ्लूइड यदि पुश करोगे तो वो तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चल जाएगा, एस्पिरेशन हो जाएगा। तो एयर यदि अपन मान लो उसके अंदर चली गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्यूब है, तो एयर डाला तो उसके अंदर कोई तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा होगा, इसलिए हम जो है एयर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये जब अपन ट्यूब से फीडिंग देते हैं तो इसके अंदर एयर एंट्री नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, एयर एंट्री नहीं होना चाहिए। एयर एंट्री से बचने के लिए ट्यूब को हम उसको क्या कर देंगे, क्लैंप कर देंगे। ये जैसे मान लीजिए ट्यूब है, अब हर वक्त तो क्लैंप है नहीं, या फिर क्लैंप है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप ट्यूब को इस तरीके से मोड़ दोगे। अब ये मोड़ दिया इसको अपने इसके आगे से, तो अब इसके अंदर एयर एंट्री नहीं होगी, और उसके बाद में अपन को जो है फीड को देना है। एयर एंट्री से हमें बचाना है। यदि एयर अंदर चली गई तो एयर फिर बाहर निकलने में या स्टमक को जो है डिस्कम्फर्ट फील करवा सकती है, या फिर पेशेंट को नोजिया टाइप या वोमिटिंग टाइप भी करवा सकती है। एयर का कोई भी काम नहीं है। इसके अलावा अगला जो बात आपके दिमाग के अंदर सेट रखनी है वो है सिरिंज कंटेनर फीड शुड बी एटलीस्ट 12 इंच अबव द हेड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो हेड है, यानी कि पेशेंट का जो शोल्डर हेड है, इससे कम से कम 12 इंच 12 इंच, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। लगभग उसका जो हाइट है जो उसका है 12 सेंटीमीटर, 12 इंच होना चाहिए। 45 सेंटीमीटर लगभग पेशेंट के शोल्डर से उसका आईवी स्टेंट का हाइट होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी से जो है फ्लूइड इजीली उसके अंदर आएगा। अब हाइट कम रहेगी तो वो उसका फ्लो नहीं रहेगा, तो हाइट को भी ध्यान में रखना है।
अगला जो इंस्ट्रक्शन है, फॉर द पेशेंट लॉन्ग टर्म फीड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब शुड बी चेंज एज पर इंस्टीट्यूट पॉलिसी। देखिएगा, आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो, यदि पेशेंट, मैंने अभी इससे लेक्चर शुरू होने से पहले आपको बताया, कई सारे ऐसे पेशेंट है उसको लॉन्ग टर्म पोस्ट ऑप या डिस्चार्ज कर देते हैं, घर तक जो पेशेंट है ट्यूब को लगा के रखे। तो जहाँ का इंस्टीट्यूट है, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग पॉलिसी है, तो उस इंस्टीट्यूट का क्या पॉलिसी है, उस हॉस्पिटल का क्या पॉलिसी है, लोकल क्या पॉलिसी है, उसके आपको पॉलिसी को फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले हमेशा प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, इनकी वहाँ का क्या प्रोटोकॉल है, वहाँ की क्या पॉलिसी है, उसके हिसाब से आपको चेंज करना है, ताकि उसको ट्यूब में इन्फेक्शंस ना जाए, इन्फेक्शंस को हमेशा प्रिवेंट करना है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द कंटिन्यू फीड एडजस्ट द फ्लो रेट रेगुलेट बाय अवेलेबल। आपको मैंने अभी कहा कि कई जो लोग हैं वो अपन उसको बैग को हैंग करते हैं, और ये बैग में इसमें यहाँ कंट्रोलर होता है, इसके कंट्रोलर के जरिए कितना आर ड्रॉप डालना है उसके हिसाब से अपन उस फ्लो रेट को रेगुलेट करेंगे। ये भी नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि अपन ऐसा नहीं करेंगे तो अदरवाइज द ड्रॉप रेट ऑफ द फीड शुड बी कैलकुलेट एंश्योर कंटिन्यू फ्लो ऑफ द फीड। हमें उस चीज़ का जो है कंटिन्यू फ्लो करना है। इतना फ्लूड है, मान लो 24 घंटे में अपन को 1500 ml जो है 150 जो है अपन को देना है, इनकी 1.5 जो लीटर सॉल्यूशंस है उसको डिलीवर करना है। तो आपको पर आवर्स कितना देना है, उसका जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उसके हिसाब से उस फ्लो रेट को हमें क्या करना है, उसको डिलीवर करना है। ये आपके माइंड के अंदर इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये आपको इस तरीके से जो भी फॉर्मूला फीड है उसको आपको प्रिपेयर कर लेनी है, और ये आर्टिकल्स आप रखोगे है ना उस टेस्ट के लिए, और आपको उसके पेशेंट को एक तरीके का उस टिश्यू पेपर, टॉवेल या मैकिनटॉश जो है आप पेशेंट पे चेस्ट पे रखोगे, जिससे पेशेंट जो है वेट नहीं होगा, और आप एक सिरिंज का भी उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा किडनी ट्रे, ये आर्टिकल्स आपको क्या करना है, ये आर्टिकल्स आपको रेडी करना है। अब जब पेशेंट को आप जो दे रहे हो, यानी स्टेप ऑफ द प्रोसीजर, प्री प्रोसीजर, मैंने कहा ना 3 स्टेप होते हैं, प्री, इंट्रा, पोस्ट। तो पेशेंट असेस द पेशेंट फॉर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीड और डेफिसिट। देखिएगा, बड़ी कमाल की बात, आप जब पेशेंट आपके ऑब्जर्वेशंस के अंदर है तो आपको जब भी उसको फीड को तैयार करोगे तो उसका फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसको आपको असेस करना है, कहीं एक्सीड ना हो जाए, कहीं डेफिसिट्स ना हो जाए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम हो जाना चाहिए। और पेशेंट को आपको देखना है एब्डोमेन डिस्टेंस, पेट जो है वो फूला हुआ नहीं होना चाहिए, और देने से पहले आप पेशेंट का बोवल साउंड चेक करोगे, यानी कि जिस टाइम आपको भूख लगती है तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं वो होते हैं स्टमक एम्प्टी है। यदि आपका जब स्टमक एम्प्टी है, एम्प्टी स्टमक के अंदर सबसे ज़्यादा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, है ना। पेट में जब भूख लगती है ना, चूहे गुड़गुड़ करते हैं, है ना, पेट गुड़गुड़, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट तब आएगा जब आपका स्टमक एम्प्टी है। और यदि पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो हमें असेस करना है, और असेस करने के बाद में ही फीड देनी है। ये आपको बहुत ध्यान रखने की बात है, नहीं तो पेशेंट क्या कर सकता है, वॉमिट कर सकता है, एस्पिरेशन होने का रिस्क है। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट आप इलियोसिकल जंक्शन पे आप चेक कर सकते हैं, यानी कि पेट पे आप स्टेथोस्कोप लगा के पेट का जो गुड़गुड़ का साउंड है वो सुनाई देना चाहिए। वो सुनाई दे रहा है, इसका मतलब पेट का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, जो फूड है वो आगे मूव कर रहा है, इसका मतलब सही है। ये भी आपको पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में देखना है, टाइम देखना है। कोई पेशेंट का ये भी पता करना, किसी को फूड से एलर्जी नहीं है या कोई तरह का
आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट किया, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, है ना, ये सारा सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट है, कैल्शियम वगैरह है, ये सारा अपन को लैब रिपोर्ट को चेक करना है, और यदि इसमें कोई तरह का अबनॉर्मलिटी है तो वो भी हमें देखना है। इसके अलावा पेशेंट को मैंने कहा ना, जब उसको ट्यूब लगी हुई है, यानी कि एनजी ट्यूब लगी हुई है, तो हमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखना है, यानी कि उसका ग्लूकोज का लेवल जो है हमें मॉनिटर करना है। यानी कि पेशेंट का जो है, हम जो ग्लूकोमीटर से है, ग्लूकोमीटर से हम उसका जो है वो चेक करेंगे, शुगर लेवल चेक करेंगे। ऐसे पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में भी जा सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकते हैं। तो हमें शुगर लेवल को मॉनिटर करना है, मॉनिटर ही नहीं करना है, उसको डॉक्यूमेंट्स भी करना है। यदि शुगर लेवल कम है, यानी कि यदि पेशेंट का 80 से कम है और 200 से ज़्यादा है, तो उस चीज़ को हमें सीनियर डॉक्टर या नर्स को हमें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट, इंजेक्ट 20 ml ऑफ एयर इन नेंजी ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में देने से पहले हम वुस्प टेस्ट करेंगे, और उस वुस्प टेस्ट से हम कंफर्म करेंगे ट्यूब जो है स्टमक एपिगैस्ट्रियम रीजन में ही है कि नहीं है, यानी कि ट्यूब प्लेसमेंट को इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट है वेरीफाई फिजिशियंस ऑर्डर फॉर फॉर्मूला अमाउंट, रेट, रूट, फ्रीक्वेंसी। यानी कि पेशेंट को जब फूड देना है, यानी कि फीड देना है, तो उस फीड को कब देना है, कितना वॉल्यूम देना है, ये सारा जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है, उस प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही हमें देना है। इसके अलावा मैंने ये बात बोली है, हर वक्त हमें पेशेंट को एक्सप्लेन दी प्रोसीजर करना है और पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियस चेक करना है। यदि पेशेंट को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो पेशेंट को एंजाइटी हो सकती, पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा। यदि कोई अबनॉर्मल फाइंडिंग होगा तो पेशेंट हमारे साथ शेयर नहीं करेगा। ये सारी बात पेशेंट को हमें पहले ही समझा देनी चाहिए, और पेशेंट का GCS ग्लासकोमा स्केल मॉनिटर करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है कि नहीं है। यदि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है तो ज़्यादातर पेशेंट अनकॉन्शियस या कोमेटर्ड स्थिति में होते हैं। ऐसे पेशेंट को हम जो है फिर ओरली नहीं देते हैं, पेरेंटली ही उसको देते हैं। पेशेंट को कोऑपरेट करने को बोले, और सारा जो है पेशेंट का फीड का जो टेम्परेचर है, रूम का जो टेम्परेचर है, ना ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए ना ज़्यादा हॉट होना चाहिए। जो फीड है वो भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ही फॉर्मूला फीड हमें प्रिपेयर करनी है। तो ये जो प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन है, यानी कि जब भी हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से पेशेंट को फीड देंगे तो ये हमें, तो मैं आप लोगों को ये डायग्राम बता रहा था कि ये एक मेनिंकिंग्स पे आपको नर्सिंग प्रोसीजर जो एनजी ट्यूब फीड का बता रखा है। ये पेशेंट के एनजी ट्यूब लगी हुई है, और ये एनजी ट्यूब में पहले वो टेस्ट करके ये एयर एंटर करके ये जो है नर्सिंग ऑफिसर है जो इसको असेस कर रहा है। तो आपको भी जब भी फीड करनी है इस तरीके से पहले आपको असेस करना है। ये देखो, ये इसके अंदर जो है एयर एंट्री कर रखी है, ये एयर इसके अंदर जाएगी और इस स्टमक के अंदर ये इसको एयर को आएगी, यहाँ से वो साउंड जो है इसको सुनाई देगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है इंट्रा प्रोसीजर। अब देखिएगा, अब अपन ने तैयारी तो सारी कर ली, अब अपन जो है ट्यूब का प्लेसमेंट भी देख लिया, ठीक है, फीड भी हमारे पास तैयार है, पेशेंट भी रेडी है। अब हमें जो है प्रोसीजर करना है, इनकी इंट्रा प्रोसीजर। तो देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है इसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप किसी भी पेशेंट को फॉर्मूला फीड दे रहे हो तो आपको पहले उसको एस्पिरेट करना है। इनकी पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन पे आपको बिठा दिया है, अब पेशेंट को आपको एस्पिरेट करना है सिरिंज से। यदि आपने एस्पिरेट किया, यदि आपने सिरिंज से 50 ml सिरिंज से लिया और 50 ml सिरिंज से आपने एस्पिरेट किया और उस सिरिंज के अंदर 100 ml से ज़्यादा, 100 ml से ज़्यादा यदि गैस्ट्रिक कंटेंट वापस आ रहा है तो इसका मतलब पेट भरा हुआ है। भाई पेट जो है उसके अंदर जो फ्लूइड है, तो यदि 100 ml जो फ्लूइड भरा हुआ है इसका मतलब उसका पेट वह भरा हुआ है।
अब उसको अपन को फीड को नहीं देना। अब क्या करना है, अब जो फीड आपने सिरिंज से एस्पिरेट किया है, अब एक काम करना है, उसको वापस से पुश कर देना। यदि आप उसको डिस्कार्ड करते हो तो पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल जो है, इनकी जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स हैं, इनकी पीएच जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन पे बिठाना है और पेशेंट को सबसे पहले एस्पिरेट करके देखना है, और एस्पिरेशन के अंदर यदि 100 ml से ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है, इनकी गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट का पेट भरा हुआ है। अब यदि आप फीड दोगे तो पेट फूल जाएगा और पेशेंट को वॉमिट या नोजिया होने का भी खतरा रहेगा, मे भी एस्पिरेशन हो सकता है। और यदि 100 ml आपने जो भी लिया है, इनकी 1-2 टाइम आपने 100 ml 2 बार देखा, 100 से ज़्यादा भी देखा, 150 ml देखा, तो उस कंटेंट को वापस से पुश करना है, जिससे जो इलेक्ट्रोलाइट या पीएच जो है डिस्टर्ब ना हो। अगली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी आप मान लो कि उसको 100 ml जो पुल बैक किया नहीं आया, तो आपको उसको फीड देना है। जब भी आप उसको फीड दोगे तो आपको उसको ग्रेविटी के ऊपर रखना है, इनकी हाइट से ऊपर रखना है, और एयर नहीं जाना चाहिए। एयर प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको पिंच करना चाहिए, और जिस फ्लो रेट से आपको बोला उस फ्लो रेट के हिसाब से उसको कर दें। और जब आपकी फीड कंप्लीट हो गई, इनकी पेशेंट का फीड कंप्लीट हो गई, तो एटलीस्ट पेशेंट जो है 30 से 60 मिनट तक जो है हाई फाउलर पोजीशन में होना चाहिए। यदि मैं तो कहता हूँ यदि पेशेंट मूवेबल है ना, कई सारे जो कैंसर पेशेंट मूवेबल है, तो आप थोड़ा मूवमेंट भी कर सकते हो। कम से कम मूवमेंट नहीं कर सकते हो, हाई फाउलर पोजीशन पे रहना चाहिए। फ्लैट पोजीशन या सुपाइन पोजीशन पे हमें हाथों हाथ पेशेंट को नहीं लिटाना चाहिए। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर एयर इंसर्ट ना हो जाए, और इसके साथ में हमें कुछ लीकेज ना हो, पेशेंट के जो कपड़े हैं वो गंदे नहीं हो, इसलिए इसको अच्छे से हमें इस प्रोसीजर को करना है। ना ज़्यादा डाइट ठंडी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, ये भी मैंने बात आप लोगों को पहले बता चुका। अब देखिए, ये पेशेंट को अपन ने एस्पिरेट करके उसको देखा है या फिर अपन ने इसको फीड दे रखा है। अब ये देखो, ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा पेशेंट है, और इस ब्यूटीफुल सा पेशेंट के अंदर ये जो है नर्सिंग ऑफिसर जो है इसके अंदर जो है फॉर्मूला फीड दे रहा है। ये देखो, ये इस सिरिंज है, ये क्या है, सिरिंज है, और ये इससे एनजी ट्यूब जो है कनेक्ट है। अब इसने फॉर्मूला फीड कर दिया, और इसको फीड करने से पहले हमें यहाँ से जो है इसको जो है क्लैंप करना है। जैसे मान लो ये फीड है, तो हम ये इसको यहाँ से मोड़ देंगे, इसको अपन यहाँ से मोड़ देंगे। अब इसको मोड़ दिया तो एयर एंट्री नहीं है। अब जो भी इसके अंदर है क्लोज तरीके से हमें इसको करना है। और मान लीजिए ये 50 ml की सिरिंज है, तो कई स्टाफ को मैंने देखा है ना, हम भी जब काम करते थे कई को ऑब्जर्व करते थे कि मान लीजिएगा ये है, ये अपने पहला फीड इतना भर के दे दिया, अब आपको दूसरा गिलास भी इसके अंदर पोर करना है। तो आप जब ये यहाँ तक खाली हो गया, तो आप पूरा खाली होने का इंतजार नहीं कीजिएगा, क्योंकि पूरा जब खाली होगा तो फिर इसके अंदर एयर चली जाएगी। तो जब भी क्या, तो आप पहले क्लैंप करें, फिर इसको भरें और उसको मेजरमेंट को देखें, और ये जो ग्लास है इसके अंदर ऑलरेडी मेजरमेंट है, और फिर इसको दें। फिर इसको जो हाइट से आप उठा सकते हो सिंगल टाइम, या फिर आप जो एडमिट पेशेंट को फ्लो रेट के हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। ये देखो अच्छे से पेशेंट का जो है यहाँ पे जो है मैकिंटोश या टोवाल रख रखा है, जिससे इसका जो कपड़े हैं वो वेट नहीं है, और पेशेंट का जो है पोजीशन भी हाई फाउलर पोजीशन रखा है। हाई फाउलर पोजीशन जो है हमें कम से कम 30 to 60 मिनट, इनकी आधा घंटा या 1 घंटे तक हमें रखना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगली चीज़ है, अब जब प्रोसीजर पूरा हो गया तो हमें वॉश दी हैंड, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया है उसको अपन एक तरीके से डिस्कार्ड करेंगे, या फिर उसको ठीक करने के लिए, इनकी स्टाइल होने के लिए या क्लीन होने के लिए वापस से इसको भेज देंगे।
30 से 60 मिनट पेशेंट को जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन आफ्टर फीडिंग, इट विल बी प्रिवेंट एस्पिरेशन। मान लो वैसे तो पेशेंट को जो है हाई फॉलोअर पोजीशन पे ही रखते, मान लो पेशेंट जो है वो बैठ नहीं सकता, तो हमें उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन ये क्यों देनी है? कई लोग जो है आपने ऐसे यूँ सुना होगा, है ना, रील तो तुम देखते ही हो, तो रील पे देखा है कि रात को कौन सी पोजीशन पे सोना चाहिए, है ना, उल्टे, कई लोग उल्टे सोते हैं, सीधे सोते हैं, इधर सोते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड करवट, तो कौन सी जो साइड है वो सबसे अच्छी होती है, तो आज वो भी मैं बता देता हूँ और विथ लॉजिक के साथ। देखिए ये ओरल कैविटी अपनी, ये इसोफेगस है और ये क्या है, स्टमक है। स्टमक जो है अपना वो जे, अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा, जे शेप का, और ये हमेशा डायग्राम में राइट साइड होती है और ये साइड कौन सी होती है, लेफ्ट साइड। अब देखो ये पेट भरा है, ये मान लो स्टमक जो है फिल है। अब ये यदि आप लेफ्ट साइड करवट लोगे तो ये जो खाना है वो इधर स्पेस मिलेगा, भाई स्पेस मिलेगा ना। जैसे मान लो मेरा ही बता देता हूँ, मैं खड़ा हूँ, मेरा मुंह ये है, मेरा पेट है, अब मैं इस साइड करवट करूँगा, लेफ्ट साइड करवट करूँगा तो स्पेस ज़्यादा है, और राइट साइड यदि मैं करवट लूँगा तो ये सारा जो प्रेशर है वो यहाँ लगेगा, सारा प्रेशर कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो हो सकता है इसको GERD की प्रॉब्लम है तो ये वॉमिट कर देगा। तो इसलिए हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन है वो एस्पिरेशन के रिस्क को कम करती है, क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर है इस प्रेशर को कम करती है। तो हमेशा जो अनकॉन्शियस पेशेंट है या जिसको एस्पिरेशन का रिस्क है, यह जो ICU में, उसको दी बेस्ट पोजीशन है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। आप भी लेफ्ट लेटरल में सो सकते हो, करवट लेके भी सो सकते हो यदि आप ठीक हो तो, है ना। और इसके अलावा पेशेंट का भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, भरपेट खिलाओगे तो और प्रेशर लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और सारा जो पेशेंट का प्राइवेसी का ध्यान रखना है और इन्फेक्शन कंट्रोल का भी आपको क्या करना है, ध्यान से रखना है। अब मैं हर बात में आपको जो है स्टार पॉइंट बताता हूँ कि हर चीज़ में आपको जो है वो याद रखना कि स्पेशल कंसिडरेशन नर्स का क्या रोल है। यानी कि सबसे जो अहम मुद्दे कई होते हैं ना कि भाई जैसे बाइक चलाते हैं, सबसे अहम मुद्दा क्या है, अहम मुद्दा हेलमेट पहन के जाए, है ना। बाकी जो है आपने शर्ट हाफ बाजू की पहनी या फुल बाजू की पहनी, उससे कोई लेना देना नहीं, हेलमेट जरूर पहन के जाए। तो वैसे ही कोई प्रोसीजर में ध्यान नहीं रखे तो कम से कम ये चीज़ों का ध्यान रखें कि यदि पेशेंट को सक्शनिंग किया है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये नर्स को ध्यान रखना है, फीड शुड बी गिवन 10 मिनट आफ्टर सक्शनिंग। क्या कहना चाहता हूँ, जी हाँ दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ, ये जो पेशेंट भर्ती है, ये जो पेशेंट भर्ती है, यदि इस पेशेंट को अपने एंडोट्रेकियल सक्शनिंग किया है या अपने ट्रेकियोस्टोमी सक्शन कर रखा है, तो इस पेशेंट को अपने सक्शन किए हुए 10 मिनट हो गए, तो 10 मिनट के बाद में जो है हमें क्या देना है, ये फीड देना है। यानी कि हमें पहले हमेशा क्या है, पहले हमेशा सक्शनिंग कर देना चाहिए। और राज की बात बताऊं, ट्रिक की बात बताऊं, यदि हमें फीड भी देना है, सक्शनिंग देना है, तो भाई साहब पहले सक्शनिंग करें, एयरवे को प्रायोरिटी दें। तो एयरवे क्लियरेंस पहले करें, फीड शुड बी गिवन 10 मिनट्स आफ्टर दी सक्शनिंग। यानी कि 10 मिनट हो जाए, सक्शनिंग कर लें, इनकी एयरवे उसका जो भी क्लियर कर लें, और उसके 10 मिनट के बाद इंतजार करें, फिर उसको क्या दें, फीड दें। और कमाल की बता दो, मान लो ये भी काम तुम करने में असमर्थ हुए, भूल गए, है ना, बहुत बिजी लाइफ है, बहुत जो है पेशेंट का वर्कलोड होता है, कई बार इस चीज़ को भूल जाते हैं। इफ फीड ऑलरेडी गिवन टू दी पेशेंट, मान लो आपने फीड दे दी और अब आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को आपको उसको जो है सक्शनिंग करना है, तो शुड बी डन 30 मिनट बिफोर। यदि पेशेंट में कोई तकलीफ नहीं आ रही है तो आपको 30 मिनट बाद में सक्शनिंग करना है। तो मेरे भाई लकीर के फकीर भी मत बन जाना, समझे कि नहीं समझे। लकीर का फकीर मतलब क्या, भाई साहब सर ने तो बताया कि 30 मिनट बाद में जो है सक्शनिंग करना है फीड देने के बाद, और भाई साहब पेशेंट को हो सकता है रिस्क हो गया एस्पिरेशन, तब तो हाथों हाथ करनी, तब तो एयरवे क्या है, प्रायोरिटी। ये तब की बात कह रहा है, जनरल बात कह रहा है,
जनरल इंस्ट्रक्शन। यदि एयरवे में उसको प्रॉब्लम नहीं है, SpO2 उसका ठीक है, ज़्यादा उसको कोई इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तब हमें 30 मिनट के बाद में जो है को ये सक्शनिंग करना है। नहीं तो क्या हो सकता है, एस्पिरेशन होने का, वॉमिट होने का खतरा है। क्लियर लिक्विड में भी एडमिनिस्ट्रेशन सिफॉन मेथड, यानी कि एक आपको क्लियर लिक्विड फ्लूइड देना है तो आपको हाइट के साथ में रखना पड़ेगा, यानी कि ऊपर की चीज़ नीचे आएगी। इसको बोलते हैं सिफॉन मेथड से आपको करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे बाइक चलाते वक्त आपको हेलमेट का ध्यान रखना है, वैसे सारी चीज़ को आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स करना। देखिए, राइट टू डॉक्यूमेंट्स, पेशेंट को आपने सारा जो प्रोसीजर किया है वो नर्सिंग नोट्स के अंदर, उस फाइल के अंदर आपको मेंशंस करना है। आपको कितना फीड दिया है, कितना किस हिसाब से दिया है, कौन सी चीज़ दी है, पेशेंट कितना टॉलरेंस कर रहा था, ये सारी जो आपको प्रोसीजर के दौरान एक्टिविटी हुई है वो आपको ऑन द रिकॉर्ड लिखना है, और टाइम, डेट और नर्स के सिग्नेचर नर्सिंग नोट्स में होना चाहिए ही चाहिए। तो ये आपको एक लेक्चर बताया गया है कि किस तरीके से आप एनजी ट्यूब से फीडिंग दे सकते हैं। आई होप सो आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा और आपने इतने अच्छे से अप्रिशिएट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए प्रोसीजर के साथ।